जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी क्रिप्स मिशन के बारे में। और जब क्रिप्स मिशन इंडिया आया था तो इंडियंस होपफुल थे, बिकॉज स्टैफोर्ड क्रिप्स कुछ हद तक इंडियन मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। लेकिन इसके बावजूद क्रिप्स मिशन फेल हो जाएगा, क्रिप्स मिशन का कोई आउटकम निकलेगा नहीं। और आउटकम क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज ऑफ द रिजिड एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स। और जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाएगा तो गांधी जी डिसाइड करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने का। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में अब अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई वाज द स्ट्रगल स्टार्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या ऐसी कंडीशंस बदली कि हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि स्ट्रगल को स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के बारे में। और फाइनली हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, और जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन को फ्रेम किया, गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन को तैयार किया। और इस रेजोल्यूशन में गांधी जी ने दो बातें की। एक तो गांधी जी ने ये कहा कि टाइम आ गया है ब्रिटिशर्स के विड्रॉल का, टाइम आ गया है इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से बाहर निकालने का, टाइम आ गया है इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक स्ट्रगल को लॉन्च करने का। और दूसरा गांधी जी ने बोला कि जो जापान के इन्वेजन का खतरा है, इसके अगेंस्ट में हम नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। गांधी जी ने रेजोल्यूशन को तैयार कर दिया। और इस बैकड्रॉप में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मिलेगी वारधा में। वारधा इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र। वारधा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी ऑन जुलाई 14, 1942। और इस वारधा की मीटिंग में आइडिया ऑफ स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी तो बहुत पहले से चाह रही थी, गांधी जी फेवर में नहीं थे। लेकिन अब गांधी जी खुद कह रहे हैं कि टाइम आ गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्रगल को लॉन्च करने का। एक सवाल ये भी आता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा क्या बदला, ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी और जितने भी अदर लीडर्स हैं वो तैयार हो जाएंगे स्ट्रगल को लॉन्च करने के लिए। इसका सबसे बड़ा रीजन था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जब इंडिया आया था तो इंडियंस को उम्मीद थी, हमारे लीडर्स को उम्मीद थी, लेकिन क्रिप्स मिशन फेल हो गया, इसका कोई आउटकम निकला नहीं। इनफैक्ट इट एक्सपोज्ड ब्रिटेन्स अनचेंज्ड एटीट्यूड। ये जो कहने के लिए कहा जा रहा था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट का एटीट्यूड बदल रहा है, ये क्रिप्स मिशन दिखाएगा कि नहीं साहब, एटीट्यूड सेम है। अभी भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमारी किसी भी डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लीडर्स बात कर रहे थे पूर्ण स्वराज के बारे में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में। ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि डोमिनियन स्टेटस ले लेना आफ्टर द वॉर। हमारे लीडर्स बात कर रहे थे यूनाइटेड इंडिया के बारे में। और ये जो क्रिप्स मिशन है, इसमें एक प्रोविजन ऐसा था जो कि पार्टीशन का बेस ले डाउन करता है। हमारे लीडर्स बात कर रहे थे पूरी तरीके से पावर ट्रांसफर के बारे में। लेकिन क्रिप्स मिशन क्या कह रहा था कि देखो, डिफेंस ऑफ इंडिया तो ब्रिटेन के हाथ में रहेगा, देखो गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं वो तो इंटेक्ट रहेंगी। मतलब एक बार फिर से ये क्रिप्स मिशन दिखाएगा कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमारी किसी भी डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारे लीडर्स की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट अभी भी अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती है। एक सबसे बड़ा रीज़न फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। दूसरा, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और वर्ल्ड वॉर की वजह से प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे। बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें थी, जैसे चावल है, जैसे नमक है, उनकी शॉर्टेज आ रही थी। और इस वजह से लोग बेहद परेशान थे। बंगाल और उड़ीसा, जिस तरफ से जापान के इन्वेजन का खतरा था, वहाँ पे जितनी भी बोट्स थीं जिनको लोग यूज़ कर सकते थे अपने बचाव के लिए, उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। ब्रिटेन की एक पॉलिसी थी, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। ये स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी क्या थी? गवर्नमेंट ये कहती थी कि दुश्मन के काम की जो भी चीज़ है उसको पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दो तो दुश्मन कमज़ोर हो जाएगा। जैसे अगर कोई रोड यूज़ की जा सकती है जापान के द्वारा फॉर द इन्वेजन, तो इस रोड को पहले से ख़त्म कर दो। अगर कोई फॉरेस्ट यूज़ किया जा सकता है जापान के द्वारा, तो इस फॉरेस्ट को पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दो। अगर कोई बोट्स ऐसी हैं जिनको जापान यूज़ कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, तो इनको पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दो। अगर कोई असला बारूद ऐसा है जिसको जापान यूज़ कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए, तो उसको पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दो। अगर कोई गाँव ऐसा है जिसको जापान अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है, तो उस गांव को पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दो। अब सोचो, जापान के इन्वेजन का तो खतरा है, जापान इन्वेड करेगा या नहीं करेगा अभी पता नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी क्या कह रही है कि खतरा है,
बस इस खतरे के चलते ही जो भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको जापान यूज़ कर सकता है, उनको पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दो। जापान इन्वेड करेगा या नहीं करेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन आप पहले से ही सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लोगों की लाइफ डिफिकल्ट होगी या नहीं होगी, बट ऑब्वियसली बात होगी। लोगों को डर लगेगा या नहीं लगेगा, बट ऑब्वियसली बात है लगेगा। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में जापान ने ब्रिटिशर्स को और जापान ने अलाइज को बुरी तरह से हराया, जैसे हांगकांग में, जैसे थाईलैंड में, जैसे सिंगापुर में, जैसे बर्मा में, जैसे चाइना में। मतलब हर जगह पे जापान ने बुरी तरह से अलाइज को हराया, ब्रिटिशर्स को हराया। और ये जो जापानीज अग्रेशन है, जैसे जैसे जापान और पावरफुल दिख रहा था, वैसे वैसे लोगों का जो भरोसा था इस ब्रिटिश रूल में, इस ब्रिटिश पावर में, वो कमज़ोर हो रहा था। इनफैक्ट जब साउथ ईस्ट एशिया में जापान अग्रेसिव हुआ और ब्रिटिशर्स को अलाइज को हराने की शुरुआत करी जापान ने, तो ब्रिटिशर्स ने बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया इंडियंस के साथ में। जैसे जब मार्च 1942 में जापान ने ऑक्यूपाई किया रंगून को, तो रंगून से निकलने के, बचने के 2-3 रास्ते थे। एक रास्ता था शॉर्टर रूट। वो जो शॉर्टर रूट है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया वाइट लोगों के लिए, और इसको बुलाया गया वाइट रोड। कि ये जो शॉर्टर रूट है, ये जो हवाई रास्ता है, ये जो बढ़िया रास्ता है, इसको सिर्फ यूज़ करेंगे ब्रिटिशर्स, इसको सिर्फ यूज़ करेंगे एंग्लो इंडियंस। मतलब ब्रिटिशर्स के लिए बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बच के भागने के लिए। और जो डिफ़िकल्ट पहाड़ों वाला लंबा रास्ता था, रोड थी, वो प्रोवाइड करी इंडियंस को, जिसको बुलाया गया ब्लैक रोड। कि तुम लोग यहाँ से जाओ, बच पाओ तो बच जाओ, नहीं बचो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दो चीज़ें एक साथ हुई। एक तो ब्रिटिश रूल में इंडियंस का जो भरोसा था कि ये हमें डिफेंड कर लेंगे, वो डगमगा गया, वो कमज़ोर हो गया। और दूसरा, ये जो ब्रिटिशर्स हमारे अगेंस्ट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इट केम आउट इन ओपन। एक बार फिर से इंडियंस को ये समझ में आ गया कि कल को अगर जापान ने इन्वेड किया तो ब्रिटिशर्स खुद को बचाएंगे, हमें नहीं बचाएंगे। और इस बैकड्रॉप में गांधी जी और उस टाइम के जितने भी लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमें मास मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इस बैकड्रॉप में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आएगा। अपने को पता है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी कहाँ पे मिली? वार्धा में मिली। कब मिली? 14 जुलाई 1942 को मिली। इस वार्धा की मीटिंग में गांधी जी को ऑथराइज कर दिया गया, गांधी जी को बोल दिया गया कि आप नॉन वायलेंट मास मूवमेंट को लॉन्च करो, आप हो लीडर हमारे। इस वार्धा की मीटिंग में एक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को प्रपोज किया गया। ये जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है, इसको किसने प्रपोज किया? इसको प्रपोज किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये इंपॉर्टेंट है, किसने प्रपोज किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया। और इसको सपोर्ट किसने किया? इसको सेकंड किसने किया? इसको सेकंड किया सरदार पटेल ने। बहुत सिंपल। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मिलेगी वार्धा में, और इस वार्धा की मीटिंग में एक तो गांधी जी को लीडरशिप दे दी गई कि आप नॉन वायलेंट मास मूवमेंट को लॉन्च करो, और दूसरा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को प्रपोज किया गया। प्रपोज किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इसको सपोर्ट किसने किया? सरदार पटेल ने किया। ये जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है, इसको फाइनली रेटिफाई किया जाएगा कांग्रेस की अगली मीटिंग में, जो कि कहाँ पे होगी? जो कि ग्वालियर टैंक बॉम्बे में होगी। कब होगी? अगस्त 8, 1942 को। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की मीटिंग में, जो कि बॉम्बे में हुई थी, उसमें इस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को रेटिफाई किया गया था। बहुत सिंपल सी बातचीत है। देखो, हमने क्या पढ़ा? गांधी जी डिसाइड करते हैं कि टाइम आ गया है कि अब स्ट्रगल को लॉन्च करना चाहिए। क्यों? उसके रीजंस क्या हैं? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से लोग परेशान हैं, जापानीज अग्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें डिफेंड नहीं कर पा रही है, हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेट कर रही है। इन सारी चीज़ों के बैकड्रॉप में गांधी जी डिसाइड करेंगे कि टाइम आ गया है स्ट्रगल को लॉन्च करने का। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मिलेगी वार्धा में, और इस वार्धा की मीटिंग में दो चीज़ें की गई। एक तो गांधी जी को चार्ज दे दिया गया नॉन वायलेंट मास मूवमेंट का, और दूसरा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को प्रपोज किया गया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसको सपोर्ट किया गया सरदार पटेल जी के द्वारा। ये जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है, इसको रेटिफाई किया जाएगा बॉम्बे की कांग्रेस मीटिंग में, जो कि हुई थी अगस्त 8, 1942 को। इसमें 2-3 चीज़ें और कही गई। क्या? एक तो बोला गया कि इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल, कि ये जो ब्रिटिश रूल है, इसको इमीडिएटली ख़त्म करने की ज़रूरत है।
दूसरा बोला गया कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो इंडिया जो है वो खुद को हर एक तरीके के फासिज्म और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में डिफेंड करेगा। तीसरा बोला गया कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर्म किया जाएगा जैसे ही ब्रिटिशर्स विड्रॉ करेंगे। चौथा बेहद इंपॉर्टेंट बोला गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और पांचवा, गांधी जी वॉज नेम्ड एज द लीडर ऑफ द स्ट्रगल। गांधी जी को लीडरशिप दे दी गई और बोल दिया गया कि आप डिसाइड करो कि कब लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, बस आप हो हमारे लीडर। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया है, गांधी जी को लीडर डिक्लेयर कर दिया गया है, ये बोल दिया गया है कि हम सीडीएम को स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, ऐसे ही काम करता है यूट्यूब। ये तो दबाई दिया करो, मैं बोलूँ ना बोलूँ। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, ये जो बॉम्बे की मीटिंग हुई, इसी में गांधी जी ने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इशू की थी डिफरेंट सेक्शंस को। हालांकि इस मीटिंग में इनको इशू किया गया लेकिन पब्लिश नहीं किया गया, इन द सेंस कि बोला गया, बताया गया कि ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं गांधी जी की फॉर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, लेकिन इनको पब्लिश नहीं किया गया। क्या बोला गांधी जी ने? गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए गांधी जी ने बोला कि आपको रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये डिक्लेयर कर दो कि आप कांग्रेस के साथ में हो। सोल्जर्स के लिए बोला कि देखो आपको आर्मी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने देश के लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाओगे, उनके साथ में खड़े रहोगे। स्टूडेंट्स को बोला गया कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप पढ़ाई को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीजेंट्स को बोला गया कि अगर जमींदार भी एंटी गवर्नमेंट है तो फिर आप दोनों साथ में बैठो और डिसाइड करो कि कितना रेंट देना है, एक म्यूचुअली अग्रीड रेंट आप पे करो। लेकिन अगर जमींदार प्रो गवर्नमेंट है तो फिर आपको रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसेस को बोला गया, प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस को, कि अपने यहाँ के मासेस को सपोर्ट करो और अपने लोगों की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करो। प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को बोला गया कि अगर आपका यहाँ का जो रूलर है, जो राजा है, वो एंटी गवर्नमेंट है तो आप उसको सपोर्ट करो, अगर नहीं है तो सपोर्ट मत करो, और अपना एलिजेंस डिक्लेयर कर दो टू द इंडियन नेशन। क्या बोल रहे हैं गांधी जी? हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में रख लो कि इंस्ट्रक्शंस क्या थी। इंस्ट्रक्शंस ये थी कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर चाहें तो, मतलब चाहें भी क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ वो अपना कांग्रेस के लिए एलिजेंस डिक्लेयर कर दें। सोल्जर्स को आर्मी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने देश के लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे। स्टूडेंट्स अगर कॉन्फिडेंट हैं तो वो अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं। पीजेंट्स के लिए बोला गया कि अगर जमींदार एंटी गवर्नमेंट है तो दोनों डिसाइड करो आपस में और एक म्यूचुअली अग्रीड रेंट पे करो। अगर जमींदार प्रो गवर्नमेंट है तो रेंट को पे करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसेस को बोला गया कि अपने यहाँ के मासेस को सपोर्ट करो और अपने लोगों की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करो। और प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को बोला गया कि अगर आपके यहाँ का राजा एंटी गवर्नमेंट है तो आप उसको सपोर्ट करो, अगर नहीं है तो सपोर्ट मत करो। और गांधी जी ने इस क्विट इंडिया मूवमेंट में एक कॉल दिया, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। मतलब पहली बार गांधी जी थोड़े से अग्रेसिव नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि गांधी जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो कर लो या मर जाओ। कोशिश क्या कर रहे हैं? कह ही रहे हैं, डू और डाई। गांधी जी ने कहा, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन अटेम्प्ट, वी शैल नॉट लिव टू सी परपेचुएशन ऑफ आर स्लेवरी। मतलब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको स्पेल आउट किया गया था बॉम्बे वाली मीटिंग में, बोला गया था, जो कि 8 अगस्त को हुई थी, लेकिन इनको इश्यू नहीं किया गया था, तो ये याद रखना। इसके बाद बात आती है स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट के बारे में। गांधी जी ने पहले से ही इस मूवमेंट के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था। जैसे इंडिविजुअल सीडीएम, इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था, जिसमें विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे लीडर्स को भेजा गया था। ये क्यों किया गया? ताकि मासेस को तैयार किया जा सके एक बड़े मूवमेंट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को एक बार फिर से गांधी जी रिवैम्प कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। कंसिस्टेंट प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बताया गया था लोगों को कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है। बताया गया था लोगों को कि हम इस वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बेस जो है वो गांधी जी बहुत पहले से ले डाउन कर रहे थे, मासेस को तैयार कर रहे थे, देश को तैयार कर रहे थे। गांधी जी जब ये सारा कामकाज कर रहे थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब मीटिंग्स हो रही थी वारदा में, बॉम्बे में, तो गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस के साथ में नेगोशिएट करने के किसी भी मूड में नहीं थी।
इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से इस मूवमेंट को लॉन्च होने देने के भी लिए वेट नहीं करना चाहती थी। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया गया, रेटिफाई किया गया, और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के जितने भी टॉप लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया और उनको ले जाया गया अननोन डेस्टिनेशन पे। मतलब गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से इस मूवमेंट को रिप्रेस करने के मूड में थी, ब्रूचली रिप्रेस करने के मूड में थी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को पूरी तरीके से अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908। पब्लिक मीटिंग्स की असेंबली को प्रोहिबिट कर दिया गया अंडर रूल 56 ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, तो लोग जो हैं वो लीडरलेस हो गए हैं। लेकिन जब लोग लीडरलेस हुए तो जो यंग लीडर्स थे, जैसे अरुणा अशरफ अली, जो कि उस टाइम पे उतनी पॉपुलर नहीं थी, अरुणा अशरफ अली जो हैं वो कांग्रेस कमेटी के सेशन को प्रेसाइड करेंगी ऑन अगस्त 9 और हमारे झंडे को होइस्ट करेंगी। मतलब ऐसे बहुत सारे यंग लीडर्स इमर्ज होंगे जो कि चार्ज लेंगे, जो कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करेंगे। ये मूवमेंट आगे चल के किस तरीके से स्प्रेड होगा, क्या क्या कामकाज किया जाएगा इस सब में, उस सब के बारे में अपन पढ़ेंगे अगले सेशन में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो इसमें बेहद सिंपल 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इनको याद रखो ना रखो, बस थोड़ा आइडिया रख लेना, एक एक लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद रख लेना कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है उसकी कहानी कैसे चली है। वारदा में मीटिंग हुई है 14 जुलाई 1942 को। इस वारदा की मीटिंग में गांधी जी को चार्ज दे दिया गया कि आप नॉन वायलेंट मास मूवमेंट लॉन्च करो, और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को प्रपोज किया। किसने किया? नेहरू साहब ने किया। और इसको सपोर्ट कौन कर रहे थे? सरदार पटेल सपोर्ट कर रहे थे। ये जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन है इसको रेटिफाई किया गया कांग्रेस की बॉम्बे मीटिंग में, जो कि कब हुई? अगस्त 8, 1942 को। और फिर हमने बात करी कि ये जो मूवमेंट है ये स्प्रेड कैसे हुआ। स्प्रेड होने का टाइम ही नहीं मिला, अभी तक अपन ने पढ़ा भी नहीं है। अगस्त 9, 1942 को ही सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। मतलब गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो बेहद रिप्रेसिव है, वो बेहद ब्रूचल है। सारे लीडर्स को अरेस्ट करेंगे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को सबको इलीगल डिक्लेयर कर देंगे, असेंबली ऑफ पीपल को अनलॉफुल प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यंग लीडर्स आएंगे, चार्ज लेंगे, और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।